आपका स्वागत है एक्सट्रीम सर्वाइवल कॉट ऑन कैमरा में। ये नजारे आपका दिमाग हिला के रख देंगे। मैं आपको उन जाबाजों के कारनामे दिखाने वाला हूं जिनमें वो जिंदगी और मौत के बीच फंसे थे, मगर हर बाधा पार करके वो जिंदा बच गए। अब मैं अपनी पसंदीदा क्लिप चुनने वाला हूं, एक अल्टीमेट सर्वाइवर को। देखते हैं कि वो आपकी भी पसंद है या नहीं। इस बार हम देखेंगे उन लोगों को जो बर्फ पर फंस गए थे जिंदगी और मौत के बीच। जाएंगे उन जगहों पर जहां हर कदम पर खतरा है। वो उसके अंदर दफन नहीं हुए, बहुत ही खुश नसीब थे। उन जगहों पर जहां जिंदा बच पाना भी किस्मत की बात है। मिल गई। जब बर्फ पर किसी के बच पाने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वो तो पत्थर और बर्फ का ताबूत ही होता तब भी अगर सही तरीका मालूम हो तो आपकी जान बचाई जा सकती है। तो ध्यान से देखिए, शायद आप भी अपनी जान बचा लें। आप चाहे स्कीइंग कर रहे हो या चढ़ाई या फिर स्नो मोबिलिंग, बर्फ के ये ठंडे ठंडे मैदान हमेशा हमें एक अलग तरह की खुशी देते हैं। लेकिन खुशी देने वाले इन मैदानों में अक्सर एवलांश, बर्फ के तूफान आते हैं और यहाँ दर्रे भी होते हैं। और इन सब की वजह से यहाँ खतरा बहुत ज्यादा होता है। बर्फीले पहाड़ों की चढ़ाई में कुछ ज्यादा ही फोकस करना पड़ता है। ये काम संतुलन और सोच का है। मगर इसी के दूसरे सिरे पर है स्नो मोबिलिंग, जो कि एक तेज रफ्तार और जोश भरा खेल है। एक नौजवान ने इसका मजा लेने के लिए खुद को ही नहीं, अपनी मशीन को भी उसकी हदों के पार पहुंचा दिया। नॉर्दर्न ग्रीनलैंड के क्रिस केनी स्टोलबैक का सपना था कि वो अपने घर के पास वाली चोटी पर अपने दोस्तों से पहले पहुंच जाएं। उन्होंने अपनी मां की स्नोमोबाइल ले ली और अपने हेड कैम से ये सारा नजारा फिल्माने भी लगे। स्नोमोबाइल पर एक पहाड़ की चढ़ाई, मेरे ख्याल से ये सबसे बेवकूफी भरा काम है, पर शायद इसी वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। वो चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, उसे जीतना चाहते हैं। मगर क्रिस ने ये सोचा भी नहीं था कि देखते ही देखते उनकी जान आफत में फंस जाएगी। देखकर तो यही लग रहा है कि वो ठीक ठाक ही जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक ही बर्फ के किनारे पर आ गए और बस इतने से ही उनका संतुलन बिगड़ गया और सारा खेल बिगड़ गया। क्रिस ने देखा कि उनके दोस्त चोटी पर उनका इंतजार कर रहे हैं, मगर तभी आ गई तबाही। वो नीचे गिरे और फिर गिरते ही चले गए। लग रहा था कि वो शायद रुक भी नहीं पाएंगे। क्रिस अपनी पीठ के बल करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे लुढ़क रहे थे और एक स्नोमोबाइल उनके पीछे पड़ी थी। किस्मत की ही बात थी कि वो किसी नुकीली चट्टान से नहीं टकराए, कम से कम अब तक। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पहाड़ी ढलान पर पहुंच गए। वो ढलान बिल्कुल खड़ी थी, कैमरे पर जो नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। आप ये भी देख सकते हैं कि वो अपने पीछे आ रही अपनी स्नोमोबाइल से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस ने इसके बाद जो फैसला लिया उससे उनकी जान जा सकती थी। उसके बाद उन्होंने अपनी स्नोमोबाइल को पकड़ने का बेवकूफी भरा फैसला कर लिया। स्नोमोबाइल का वजन एक औसत इंसान से करीब 3 गुना ज्यादा होता है। मतलब वो एक आम इंसान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से लुढ़कती भी है और ऐसे में उसे रोकने के लिए 3 गुना ज्यादा जोर भी लगाना पड़ता है। उन्होंने अपनी स्नोमोबाइल पकड़ ली थी, इससे उसकी रफ्तार और तेज हो गई थी। अब तो स्नोमोबाइल और उसे पकड़ने वाले इंसान को रोकने के लिए 4 गुना ज्यादा जोर लगाना था, मगर ऐसा करना सही नहीं था। क्रिस के भाई ये सब कुछ देख रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो अपनी मम्मी की खस्ता हाल स्नोमोबाइल को रोक भी नहीं सकते थे। मुझे तो लग रहा है कि घर लौटकर उनकी खैर नहीं है। उन्होंने अपनी मम्मी की स्नोमोबाइल तोड़ दी है, उनके पास बचने के लिए कोई बहाना भी नहीं है। स्नोमोबाइल तो टूट गई थी, मगर क्रिस बिल्कुल सही सलामत थे। अरे नहीं, मैं भी एक बार एक छोटे अवलांच में फंस चुका हूँ, मगर मेरा एक करीबी दोस्त एक बड़े अवलांच में मारा जा चुका है। उससे ही मुझे सबक मिला है कि जहां भी अवलांच का खतरा हो वहां इसे जरूर पहनना चाहिए। मगर हमारे अगले जांबाजों ने यह सबक सीखा, लेकिन जान खतरे में पड़ने के बाद। माउंट मैकिनली
अलास्का का सबसे ऊंचा पहाड़। पर्वतारोहियों की एक टोली ने करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर अपना कैंप लगाया। तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो कैंप तक भी आएगा क्या? मुझे नहीं मालूम। लग रहा है कि वो कैंप तक आ जाएगा। हाँ, लग तो रहा है। ओह माय गॉड। एवलांच करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ सकते हैं। उससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि वो कहीं भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके कैंप के चारों ओर दर्रे और घाटियां थीं। भागो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से, भागो, जल्दी करो, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। भागो। अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, भागो, जल्दी करो, जल्दी करो। मगर उनकी किस्मत अच्छी थी जो एक घाटी में उन्हें पनाह मिल गई, जिसने उस तबाही के थमने से पहले उसका कहर सह लिया था। देखा ना, हमारे ऊपर आता, सचमुच। मेरी धड़कनें तेज हो गई हैं। मेरी भी। मगर अब हम क्या करेंगे? एवलांच बड़ी आसानी से किसी की जान ले सकते हैं। वर्बिये स्विट्जरलैंड में ये कैमरामैन एक सुरक्षित पथरीले उभार पर खड़ा था, मगर ढलान पर इसके दोस्त के साथ जो हुआ वो जरा भी सही नहीं था। रुको, रुको। किसी भी स्केयर को सबसे ज्यादा डर ऐसे ही किसी एवलांच से लगता है। वो कुछ ज्यादा ही काबिल थे जो इतनी बड़ी मुसीबत से भी बच निकले। लेकिन कुछ ऐसे एवलांच भी होते हैं जिनसे आपको कोई नहीं बचा सकता, भले ही आप कितने भी हुनरमंद क्यों ना हो। वर्ल्ड एक्सट्रीम स्कीइंग चैंपियन ऑन्ड्रिया बेनिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ। उस वक्त वो माउंट वॉडिंगटन रेंज ब्रिटिश कोलंबिया में 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्की कर रही थी। मैं कनाडा में स्कीइंग कर रही थी। हमने उस जगह को हेलीकॉप्टर से देखा था और पिछले 2 हफ्तों से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन मौसम अच्छा लग रहा था। मेरे पति वहाँ से सबसे पहले चले और रास्ते में उन्हें कुछ छोटी छोटी पॉकेट मिली, मगर वो काफ़ी नीचे थे और वो उनसे बच निकले। मगर मेरे साथ तो ये हुआ कि जैसे ही मैं चली, बर्फ टूटने लगी। वो पूरी ढलान ही टूट गई थी। अरे नहीं, मैं नहीं बच सकती, गई काम से। कि काफ़ी कोशिश की थी पर उसका जोर बहुत ज़्यादा था। उसके बाद तो मैं बड़ी तेज़ी से कार्टव्हील करने लगी। वो लुढ़क रही है। अपनी किस्मत पर यकीन करना ही चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। जो कुछ भी हो रहा था उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ऑन्ड्रिया का सामना एक बेहद खतरनाक स्लैब एवलांच से हुआ था, जिससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। ठोस और ताजा बर्फ का वो विशाल स्लैब बड़े खतरनाक तरीके से एक ऐसी परत पर टिका था जो उसका बोझ नहीं सह पा रही थी। वहाँ मुकाबला गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के बीच था। इस मामले में तो जीत गुरुत्वाकर्षण की ही हुई थी, क्योंकि ऑन्ड्रिया के चारों ओर से वो ढलान बिखरने लगी थी। जब इस तरह के बड़े बड़े टुकड़े आपसे टकराने लगे, तब आप चाहे कितने भी माहिर स्कीयर क्यों ना हो, आपका संतुलन बिगड़ेगा ही और वो आपको गिरा देंगे। इस मामले में वो नीचे लुढ़क रही थी, तब भी उनकी स्की उनके पैरों पर बंधी थी। अगर बर्फ भुरभुरी हो तो वो गिरने की रफ्तार कम कर देती है। अगर पैरों से स्की बंधी हो तो मन में ये बात चलती रहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, मुझे अपनी स्की पर खड़ा होना है। उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। उन्होंने अपनी स्की नहीं खोली थी और उनसे अपने पैर भी नहीं निकाले थे, मगर वो डरी हुई थीं। जब मैं नीचे ढलान के तल पर पहुंची तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि अब सब कुछ थम गया है। मैं बर्फ पर हूँ और बिल्कुल सही सलामत भी हूँ। वो एहसास अपने आप में ही बड़ा अनूठा था। मैं रेडियो पर अपने पति की आवाज़ सुन रही थी जो बार बार पूछ रहे थे, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? देख लिया, उन्हें देख लिया, वो वहाँ है। ऐसे किसी हादसे के बाद सोच भी बदल जाती है। दिल कहने लगता है कि ऐसा कुछ फिर से हो सकता है, मगर धीरे धीरे हम ये बातें भूल जाते हैं। वो बस एक याद भर बनकर रह जाती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऑन्ड्रिया को सिर्फ घुटने में चोट लगी थी। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही था कि उतने जबरदस्त एवलांच में भी वो जिंदा दफन नहीं हुई थी। मगर ऐसा बहुत कम ही होता है और स्विट्जरलैंड के स्कीयर थॉमस शाइनर को ये बात अच्छी तरह से मालूम है। एवलांच की बर्फ पानी की तरह काम करती है। ऐसे में सलाह यही है कि आप उसमें तैरने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप लगातार तरल बर्फ के ऊपर बने रहेंगे। अगर आप तैरेंगे नहीं तो उसके अंदर ही दफन हो जाएंगे।
अक्सर लोग भुरभुरी बर्फ के नीचे दब जाते हैं, मगर उनकी सांसों से बर्फ पिघलती है और एक ठोस ताबूत बन जाती है, जिससे हवा गुजर नहीं पाती, तब इंसान का दम घुट जाता है। लेकिन थॉमस बड़े ही खुशकिस्मत थे। उनके दोस्तों ने देख लिया था कि वो कहां बर्फ में दबे हैं और फौरन उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। टायसन ब्लैक अपने दोस्तों के साथ यूटा में स्नो मोबिलिंग कर रहे थे, मगर वो इतने खुशनसीब नहीं थे। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो? कहाँ चला गया वो? कहाँ चला गया वो? टायसन की स्नोमोबिल भी दूर चली गई थी और वो बर्फ में दफन हो चुके थे। किसी एवलांच के बाद अगर आप बर्फ के नीचे दब जाते हैं और 15 मिनट तक उसके अंदर ही दबे रहते हैं तो बच पाने की संभावना 90% तक होती है। लेकिन अगर आप और देर तक दबे रहते हैं तो 35 मिनट के बाद जिंदा बच पाने की संभावना 30% तक रह जाती है। टायसन के एक दोस्त के पास एक एवलांच ट्रांसीवर भी था। ये एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो रेडियो तरंगों की मदद से बर्फ में दबे इंसान का पता लगाता है, मगर टायसन अपना ट्रांसीवर कार में ही छोड़ आए थे। अरे ये क्या? उसने अपना बीकन भी बंद कर रखा है। ये क्या कर दिया उसने? लग तो यही रहा है कि उनके पास ऐसा कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है जिससे उनके दोस्त को ये पता लग सके कि वो कहाँ दफन है। उन्हें उस वक्त फुटबॉल के मैदान जितने बड़े इलाके में खोज करनी थी और मामला गंभीर था। लेकिन अचानक उन्होंने मदद को पुकारती एक धीमी सी आवाज सुनी। वो यहाँ पर है, बाहर निकालो उसे। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि बर्फ के नीचे दबने के बाद वो कुछ नहीं कर सकते थे। इससे पता लगता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों पर कितने निर्भर थे। टायसन बर्फ में करीब 6 फुट नीचे दफन थे और बार बार बेहोश भी हो रहे थे। ऐसे वक्त पर अगर कोई बहुत ज्यादा घबरा जाए तो उसकी धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं, सांसें तेजी से चलने लगती हैं, ऑक्सीजन कम होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। शरीर के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाए तो खतरा बढ़ जाता है। पहले वो बेहोश करती है, फिर जान ले लेती है। वो उस ढलान पर बर्फ और पत्थरों के साथ बहते हुए नीचे आए थे और वो सारी चीजें ऐसी थीं जो उनकी मौत की वजह बन सकती थी। एवलांच दुनिया में हर साल करीब 150 लोगों की जान लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास ट्रांसीवर हो तो बचाव कर्मी आपको ज्यादा आसानी से ढूंढ सकते हैं और आपकी जान बच सकती है। यकीन नहीं होता कि तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। जहां बर्फ होती है वहां अक्सर ग्लेशियर भी होते हैं और जहां ग्लेशियर होंगे वहां खतरनाक दर्रे भी होंगे। एवरेस्ट पर मैं एक गहरे दर्रे में मौत के मुंह से बच निकला था। मेरी जान बचाई थी उस शख्स ने जिसके साथ मैं चढ़ाई कर रहा था। गलती करने का दूसरा मौका नहीं मिलता। बर्न स्विट्जरलैंड में स्नोबोर्डर लूका कॉलर जब 2000 मीटर की ऊंचाई पर भुरभुरी बर्फ की तलाश में गए तब उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया। ऐसी जगहों पर स्कीइंग करते वक्त हम अक्सर बिल्कुल नई जगह पर होते हैं। हम आमतौर पर बिल्कुल नई जगह पर स्कीइंग करते हैं और वहाँ जगह जगह पर छिपे हुए खतरे होते हैं। उस दिन वहाँ काफी बर्फ गिरी थी और इससे सब बहुत खुश भी थे, मगर ऐसे में लोग अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। कुछ नजर नहीं आता, पत्थर नहीं दिखते, पेड़ों के ठूंठ नहीं दिखते, दर्रे नजर नहीं आते। खतरों से अनजान लूका बढ़े जा रहे थे, मगर उनका हेड कैम जो कुछ फिल्मा रहा था उसका अंत बड़ा ही भयानक होने वाला था। लूका एक बंद घाटी में जा गिरे थे जिसमें 3 तरफ से तो चट्टानी दीवारें थीं और चौथी तरफ बर्फ भरी थी। वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल था। हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन तेजी से गिरते तापमान की वजह से वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते थे। वो बड़े खुश नसीब थे। ये तो अच्छा हुआ कि उनका सिर कहीं नहीं टकराया, उनके हाथ नहीं टूटे, कोई पैर नहीं टूटा। लेकिन वो ताबूत में थे, वो बर्फ और पत्थर के ताबूत में थे और वहां उनकी जान जा सकती थी। वो बिना किसी साथी के स्नोबोर्डिंग कर रहे थे और कोई भी लूका को नहीं ढूंढ पा रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। अगर उनके साथ कोई होता तो उनके दोस्त को ये तो पता होता कि वो किस जगह पर हैं। वो किसी स्की पेट्रोलर को बुला सकता था, वो उनकी मदद के लिए उनके पास रस्सी फेंक सकता था। बर्फ की वो वर्टिकल दीवार नर्म और भुरभुरी थी, उसके ऊपर चढ़ाई करना बेहद मुश्किल था। वहाँ सबसे बड़ा दुश्मन होता है पसीना, क्योंकि अगर पसीना बहने लगा तो जान जा सकती है। आपके कपड़े गीले हो जाएंगे और फिर आप जम जाएंगे।
गीले कपड़े आपके शरीर से सारी गर्मी सोख लेंगे, ऐसे में सावधान रहना बहुत जरूरी है। लूका के लिए अच्छी बात यह थी कि वो मेरे शो को बड़े ध्यान से देखते थे और मैं कई बार ऐसी मुसीबतों में फंस चुका हूँ। मैं कोई माहिर पर्वतारोही नहीं हूँ, मगर मैं हमेशा मैन वर्सेस वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स देखता था। मुझे उनकी वो बात अच्छी तरह से याद थी कि अगर आप चट्टान पर चढ़ाई कर रहे हो तो बेहतर ढंग से चढ़ने और सुरक्षित रहने के लिए ज़रूरी है कि आप चट्टान पर हमेशा 3 कांटेक्ट पॉइंट बनाए रखें। मैंने अपने स्नोबोर्ड का इस्तेमाल कुल्हाड़ी की तरह किया और वो मेरे काम भी आया। वो उस वक्त पिस्ट से करीब 100 मीटर दूर थे, मगर वो दूरी लाखों मील की हो सकती है। उन जगहों पर कोई हमारी आवाज नहीं सुन पाता। पहाड़ों पर किसी को गुमनाम मौत ही मिलती है। जरूरी नहीं कि आप किसी ऊंचे पहाड़ पर हो तभी आपके साथ कुछ बुरा हो। जैक्सन कैलिफोर्निया में एक आम दोपहर में भी उत्सव का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया था। क्रिसमस का दिन था। एक आदमी जैक्सन झील की बर्फ के नीचे जा गिरा। उसके साथी अच्छे इरादे से मदद के लिए गए, पर हालात और बिगड़ गए। वो बेहद ठंडे पानी में गिरे थे। ऐसे में 1-10-1 का नियम याद रखना चाहिए। आपके पास 1 मिनट होता है। पहले मिनट में किसी की मौत अक्सर उन गहरी सांसों से होती है जो हम आमतौर पर ठंडे पानी में जाने पर लेते हैं। अगर कोई पानी के नीचे ऐसा करे तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है और मौत हो जाती है। अगर आपको दिल की कोई बीमारी है तो दिल का दौरा पड़ने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। उस पहले मिनट में इस वजह से भी जान जा सकती है। लेकिन वो तबाही तो अभी शुरू ही हुई थी। 2 लोग शिकार बन चुके थे और एक शिकार बनने वाले थे। अगर आप उस पहले मिनट में बच जाते हैं तो होश गंवाने के पहले आपके पास 10 मिनट होते हैं। उस वक्त में आप अपनी मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन 10 मिनटों में आप रस्सी तो नहीं पकड़ सकते, ये तो हम जानते हैं कि ऐसे वक्त पर ठंडे हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। अगर वो 10 मिनट गुजर गए तब आपके पास 1 घंटे का वक्त होता है और उसके बाद आपको शायद दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। दूसरे लोग उनकी मदद की कोशिश कर रहे थे, पर हालात तेजी से बेकाबू होते जा रहे थे। इन हालात में ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो ये सोचें कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और उसके लिए एक योजना भी बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आप भी पानी में गिर सकते हैं तो सबसे पहले अपने कपड़े उतार लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े उतार लेने चाहिए। अगर कपड़े पहनकर पानी में जाएंगे तो गीले कपड़ों का वजन आपको और नीचे ले जाएगा। और जो 2 लोग पानी में गिरे थे वो एक इनर ट्यूब की मदद से तैर रहे थे, पर उन्हें पानी में 9 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और कभी भी उनकी मांसपेशियां काम करना बंद कर सकती थीं। आखिर में उन्होंने एक रस्सी पकड़ ली जो उनकी जान बचा सकती थी। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने गीले कपड़े उतार लें, मगर इस बात का ध्यान रखें कि भले ही ये थोड़ा मजेदार लगता है, पर अपने नंगे शरीर को दूसरे के शरीर से ना रगड़ें। ऐसा करने पर आपके शरीर की गर्मी को उस शख्स के शरीर में जाने में काफी वक्त लगता है, उससे खास फायदा नहीं होता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ भी करने से पहले अपने हालात का जायजा लीजिए। अपनी जान दांव पर लगाने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि अगर आप ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरों की जान कैसे बचाएंगे। अगर कोई बर्फ के बीच फंसा हो तो इस बात की गारंटी नहीं रहती कि वो ठंडे दिमाग से काम कर पाएगा। मगर आप भी देख सकते हैं कि ब्लैकफुट आइडाहो के काइल प्रैट को इतना मजा क्यों आ रहा था। वो दिन बड़ा ही सुहाना था। बर्फ भी काफी गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ताजा ताजा बर्फ गिरी है और वो अपनी स्नोमोबिल पर सैर के लिए अच्छी भी थी। उन्हें ये भी शायद मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। वो एक सैलून पर जा रहे थे जहाँ काफी पेड़ थे और उन्हें लगातार ऊंचाई पर जाना था। इंजन की आवाज से ही पता चल रहा था कि वो बहुत जोर लगा रहे थे, मगर तभी अचानक उन्हें बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा नजर आया जो चोटी से नीचे गिर रहा था। ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो उससे बच निकले। वो सचमुच बड़े खुश नसीब थे। काइल ने एक बड़े से कॉर्निस का एक किनारा तोड़ दिया था। जो बचा था उसी के ऊपर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कॉर्निस असल में बर्फ का एक कॉलम होता है जो किनारे पर बनता है और परत दर परत जमता जाता है, लेकिन उसे एक इंसान से भी हल्की चीज उकसा सकती है। उसके बाद तो टनों बर्फ नीचे गिरने लगती है। डर इस बात का था कि कहीं इंजन की वाइब्रेशन से बाकी का कॉर्निस भी टूट न जाए। काइल ने बड़ी समझदारी से इंजन बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद बला टली नहीं। उनकी स्नोमोबाइल भी किनारे से लटक रही थी, जैसे वो वैन जो इटालियन जॉब मूवी में लटक रही थी। काइल और 460 मीटर गहरी खड्ड के बीच बस एक ही चीज थी, भुरभुरी बर्फ।
मैं तो उस वक्त उसे छोड़कर वहाँ से भाग निकलती, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस बात पर डटे रहे कि उनकी स्नोमोबाइल भी उतनी ही कीमती है जितनी कि उनकी जान। सच तो यही है कि उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन वो शायद यही सोच रहे थे कि वो अपनी स्नोमोबाइल को लेकर ही घर जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने उसे बड़ी शिद्दत से खींचा और जब उन्हें लगा कि वो सुरक्षित जमीन पर पहुंच गए हैं, तब फौरन उसे गियर में डालकर चल पड़े ताकि मेहनत जाया ना जाए। सब लोग ध्यान से ये बात सुन लो, मेरी सांसें चल रही हैं, डर से मेरी हालत खराब हो गई थी, मगर ये मेरी स्थिति है। हमने जिंदगी और मौत की उस बारीक सी लाइन का फर्क देख लिया और अब वक्त है कि मैं अपना अल्टीमेट सर्वाइवर चुनूं। मुझे तो वो क्लिप ही सबसे ज्यादा पसंद आई है जिसमें ग्रीनलैंड में क्रिस केनी पहाड़ से नीचे लुढ़क रहे थे और उनकी बेकाबू हो चुकी स्नोमोबाइल उनके पीछे पड़ी हुई थी। उन हालात में वही सही सलामत बच सकता है जो बड़ा ही दिलेर और खुशनसीब हो। अब मेरी सलाह, अगर आप किसी पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहे हो तब अच्छा होगा कि आप सामने की ओर पलटें, अपना सिर ऊपर रखें, घुटने मोड़ लें और पैर ऊपर की ओर रखें ताकि वो बर्फ में धंसे नहीं। अपने हाथ पंजे की तरह धंसाएं, पैर फैला लें, तब वो एक स्नो प्लाउ की तरह काम करेंगे। रुकने के बाद किसी उभार पर जोर से किक करने के बाद ही खड़े हो, वरना आप फिर से गिरकर लुढ़क सकते हैं। सुन लिया आपने? उम्मीद है कि आपने बड़े ध्यान से ये सब देखा होगा। याद रहे ये बातें किसी दिन आपकी जान भी बचा सकती हैं।